समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ़ें, ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी सीजीएल मेंस प्री प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अंत में कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आइए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है, यदि 5x - 3/x प्लस 5y - 3/y प्लस 5z - 3/z इक्वल 0 हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 15 और चौथा है 3। आइए हम देखते हैं। जैसे मेरे पास 4x प्लस 3 हो और यहाँ पे क्या हो 7 हो। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास क्या हो 4x प्लस 3 अपान क्या हो 7 हो। कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4x अपान 7 और प्लस 3/7, ऐसे मैं इसे लिख सकता हूँ। ये मेरे पास क्या है 4x प्लस 3/7 है। मैं इसे 4x/7 लिख सकता हूँ और 3 अपान क्या लिख सकता हूँ 7 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ भी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है 5x है और इसको मैं अलग से x लिख सकता हूँ -3/x। वैसे सेम यहाँ भी है, मैं इसे क्या कर सकता हूँ 5y/y और -3/y। ऐसे यहाँ भी है 5z/z और -3/z और इक्वल का 0। तो आप ध्यान से ये देखिएगा, ये x से कटा, ये y से कटा और ये z से कटा। तो हमारे पास क्या हुआ 5, 5, 10 और 5 कितना 15। हमारे पास कितना रहा 15 रहा। 5, 5, 10, 5 तियाँ 15, क्योंकि ये x से कट गया, y से कट गया, z से कट गया। तो बचा क्या 5 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा और जब मैं जोड़ूंगा 5, 5, 10, 5 तियाँ क्या 15। और यहाँ ध्यान से देखिएगा -3/x प्लस -3/y और -3/z और इक्वल क्या 0। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो माइनस है अगर मैं उधर प्लस, ये सभी माइनस को इक्वल के उधर करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 15 इक्वल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा, ये माइनस है और माइनस जब बराबर के उधर जाता है तो हो जाता है प्लस में हो जाता है। तो अब 3/x, ये जो माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/y और ये जो माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/z। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारा है, ये जो हमारा 3, 3, 3 है, हम इसे क्या कर सकते हैं 3 को, ये 3 जो है इसे मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 1/x और यहाँ पे क्या बचा 1/y और यहाँ पे क्या बचा 1/z। मैंने क्या किया, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने x से काट दिया, ये x से काट दिया, y से काट दिया, ये z से काट दिया। तो 5, 5, 10, 5, 15 यहाँ पे लिखा हूँ -3/x और -3/y और -3/z इक्वल क्या 0। अब ये जो माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो 3 है तीनों में 3 समान दिख रहा है, इसको मैं कॉमन ले लिया तो बचा क्या, जब यहाँ से 3 गया तो 1 बचा है, यहाँ पे लिखा हूँ 1/x। यहाँ से भी 3 बाहर गया तो 1/y यहाँ पे लिखा हूँ और यहाँ से भी 3 बाहर गया तो 1/z यहाँ पे लिखा हूँ। तो आप मुझे ये बताओ, ये 3 पचे कितना 15, अर्थात 5 इक्वल क्या आया 1/x प्लस 1/y और प्लस क्या 1/z, अर्थात इसका जो मान है वो क्या है 5 है, अर्थात 1/x 1/y 1/z और इसका सबका मान क्या है 5। तो हमारा आंसर क्या रहा, पहला ऑप्शन रहा।
फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा प्रश्न है। मैं इसको 5x माइनस 3/x को मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ 5x/x और माइनस 3/x। इसको भी मैं अलग लिख कर सकता हूँ 5y/y और माइनस 3/y। और इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ 5z/z माइनस 3/z इक्वल क्या, 0। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, x से कटा, y से कटा, z से कटा, तो यहाँ का 5 और यहाँ का 5 और यहाँ का 5, तो 5 5 10, 5 दिया क्या हो गया, 15 हो गया। माइनस 3/x माइनस 3/y माइनस 3/z इक्वल 0। ये जो माइनस है इक्वल उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस है इक्वल उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस है इक्वल उधर गया तो प्लस हो गया। अब तीनों समान दिख रहा था तो तीनों कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 1/x, बचा क्या 1/y और बचा क्या 1/z। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, यदि मेरे पास 7 इक्वल हो, यदि मेरे पास 14 इक्वल 7 हो, मेरे पास 14x इक्वल 7 हो, तो मैं, और यहाँ पे हो x प्लस वाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये 7 2 जा क्या कर सकता हूँ, अर्थात ये मैं डायरेक्टली काट सकता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 7 है ये भाग, ये यहाँ गुणा में है तो यहाँ आएगा भाग हो जाएगा, तो 7 दूना 14 अर्थात 2। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या तो मैं ऐसे डायरेक्टली काट सकता हूँ, 7 दूना 14। तो वही मैं किया हूँ, 3 5 15 अर्थात 5 बराबर 1/x 1/y 1/z आया है। मूल्य की एक कार बेचता है, वह पहले 20,000 रुपये पर 8% की छूट देता है और 16,000 रुपये पर 5% की छूट देता है। बी भी 36,000 रुपये मूल्य की उसी मेक की कार बेचता है, वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई वास्तविक कीमत बताइए। पहला ऑप्शन है ए बराबर 33,500, बी बराबर 33,400 रुपये, बी वाला ऑप्शन है ए बराबर 33,480 रुपये, बी बराबर 33,600 रुपये। तीसरा ऑप्शन है ए बराबर 33,600 रुपये, बी बराबर 33,480 रुपये। और चौथा ऑप्शन है ए बराबर 33,450 रुपये, बी बराबर 33,650 रुपये। कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो ए का पूरा वैल्यू है कितना है, 36,000 रुपये है, लेकिन क्या कह रहा है कि उसमें से 20,000 रुपये 8% की छूट दे रहा है, 16,000 रुपये 5%। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 20 और 16 कितना होता है, 20 और 16 कितना होता है, 36,000 होता है। तो आप मुझे बताओ 20,000 और 16,000 36,000, 20,000 में 8% की छूट दे रहा है, 16,000 में 5% छूट दे रहा है, अर्थात ये ए का हिस्सा है। और बी का केवल और केवल 36,000 है, उसमें से 7% छूट दे रहा है। फिर कह रहा है ए और बी की वसूली गई कीमत बता दो। तो आइए हम सबसे पहले ए का कीमत निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ कि 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये, और उसमें से क्या कह रहा है 8% की छूट दे रहा है। तो जब 8% की छूट हो जाएगी तो हो जाएगा कितना, 92/100। तो आप मुझे ये बताओ, ये 2 शून्य से कट गया तो ये कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 निया 18 हो जाएगा और बाकी 1 2 शून्य ये वाला उतर गया। और 16,000 का 5%, तो 16,000 का 5% तो 95/100। तो आप मुझे बताओ, ये 2 शून्य से कट गया, 16 25 कितना 80 और 16 निया 144 तो हो जाएगा 152 और ये 1 शून्य यहाँ पे उतर गया। तो ए का जो टोटल हिस्सा रहा, यदि मैं इसे जोड़ दूँ तो ए का जो टोटल हिस्सा रहा, यदि टोटल जो हिस्सा रहा कितना रहा 33,600, ए का जो टोटल हिस्सा रहा कितना रहा 33,600। तो आप मुझे बताओ ए का हिस्सा यहाँ पे 33,500 है, ए का हिस्सा यहाँ पे 33,480 है और यहाँ पे ए का हिस्सा 33,650 है। यहाँ पे केवल आप देखना ए का हिस्सा 33,600 है, जो यहाँ पे ए का हिस्सा कितना है 33,600 रुपये है। तो आइए बी का भी हिस्सा निकाल लें। तो बी का हिस्सा जो है, बी बराबर कितना है 36,000 है, बी बराबर कितना है 36,000 है और इसमें से 7% की छूट दे रहा है, तो हम कहेंगे 93 कितना 100। ये 2 शून्य से कट गया तो हमारे पास टोटल जो बचा 43,480। हमारा जो टोटल आंसर हुआ वो कितना हुआ 43,480 हुआ। ये हमारा क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला सवाल ये है,
3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़ने से 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाजित हो जाती है। 2a + b का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा क्या है 12 है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कोई 3 अंक वाली संख्या है 4a3 है, फिर दूसरी कोई 3 अंक वाली संख्या है जो कितना है 984 है। कह रहा है जब इसे जोड़ देते हो तो 4 अंक की संख्या बन जाती है और वो क्या है 7 है, और यहाँ पे b है, और यहाँ पे क्या है 13 है। कह रहा है कि कोई 3 अंकों की संख्या है 4a3 और फिर दूसरी कोई 3 अंक की संख्या है 984। कह रहा है इसे जोड़ने पर 13 भी 7 हो जाती है। तो कह रहा है कि ये जो संख्या है ऐसा क्या a का मान होगा जो ये पूरा का पूरा 11 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। यदि हो जा रहा है विभाजित तो a का और b का मान क्या है, अर्थात 2a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे ये बताओ a की जगह मैं यहाँ पे क्या क्या रख सकता हूँ ताकि ये वैल्यू जो हो जाए पूरा पूरा 11 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे a जो है a पे मैं 2 बातें सोच सकता हूँ। क्या, एक 0 सोच सकता हूँ, एक 1 सोच सकता हूँ। मैं 2 अब सोच ही नहीं सकता, 1 से ज़्यादा वैल्यू सोच नहीं सकता। क्यों? आप मुझे बताओ, यदि यहाँ पे a की मान मैं 2 रखूँ तो आप मुझे बताओ ये 4 3 कितना रहा 7 रहा। अगर मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तो 2 8 कितना हो जाएगा 10, 10 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और शेष 1 जो होगा 9 4 13 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए 13 ही होना चाहिए, अर्थात मैं यहाँ पे 2 रख ही नहीं सकता, 1 से ज़्यादा वैल्यू रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 रखूँगा तो 2 8 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, परंतु ये वैल्यू बदल जाएगी 14, लेकिन यहाँ पे क्या होनी चाहिए 13 ही रहना चाहिए, इसलिए मैं 2 नहीं रख सकता, केवल 0 और 1 अब सोचूंगा। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पे 0 रखा, मैं यहाँ पे क्या रखा 0 रखा, तो जब मैं यहाँ पे 0 रखा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3 कितना 7, और 0 है तो 0 और 8 कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी, और 9 4 13, अर्थात जब मैं अगर 0 रख रहा हूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगी 13 8 और क्या 7, अर्थात 4 3 कितना रहा 7 रहा, और 0 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 4 13 इतना हो जाएगा। अगर मैं 1 सोच रहा हूँ तो आप मुझे बताओ 3 4 कितना 7 रहा, और जब मैं 1 यहाँ सोच रहा हूँ तो 1 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 4 13, अर्थात जब मैं 1 सोचा यहाँ पे 1 रखने के लिए तो 3 4 कितना रहा 7 ही रहा, और 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बाकी 13 तो वैसे ही रहा। अब बताओ हमें, मैंने 2 बातें सोचा, एक क्या सोचा, एक तो मैं 0 सोचा, दूसरा क्या सोचा 1 सोचा। अब कह रहा है कि क्या ये 11 से विभाजित हो जाती है, तो आइए हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 11 1 कम 11, तो कितना बच रहा है 2 बच रहा है 28 हो रहा है, तो 11 दूना 22, तो कितना बच रहा है आपके पास कितना बच रहा है 11 कम 11 2 बचा 28 हुआ, 11 दूना 22, 11 छक्का 66 हो रहा है। शेष फल कितना बच रहा है 1 बच रहा है, जबकि वो क्या कह रहा है 11 से विभाजित हो जाती है, अर्थात ये 11 से विभाजित नहीं हो रहा है क्योंकि शेषफल क्या बच रहा है 1 बच रहा है, अर्थात हम 0 भी नहीं रखेंगे। अब ये देखते हैं 11 से ये कटता है, 11 1 कम 11, तो यहाँ पे कितना बचा 11 कम 11 2 बचा 29 हुआ, फिर 11 दूना 22, 7 बचा 77 हुआ, 11 7 77, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, अर्थात यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखनी होगी 1 ही रखनी होगी। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो आप मुझे ये बताओ 2a + b, तो 2a की वैल्यू क्या रखे हैं 1 रखे हैं, प्लस b की वैल्यू निकल के क्या आई, b की वैल्यू ये निकल के आई 1 8 कितना 9, यहाँ पे ध्यान से देखना b की वैल्यू 9 आई है, तो यहाँ पे मैं 9 रखूँगा, 2 1 कम 2 + 9, और 9 2 कितना 11, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, माना कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, माना हमारे पास कोई क्या है 4a3 और दूसरी कोई 3 अंकों की संख्या है 984। कह रहा है इसे जब जोड़ते हैं तो 4 3 7, यहाँ पे क्या होगा आप सोचो, और 9 4 क्या 13,
यही डिजिट रहनी चाहिए, लेकिन ऐसी ए की वैल्यू क्या रख दो ताकि वी की वैल्यू आ जाए और यहाँ पे ये अंक भी ना बदले। तो हमारे मन में दो ही बात आएगी, क्या एक या तो शून्य रखूँ या तो एक रखूँ, एक से ज़्यादा नहीं रख सकता। अभी मैंने बताया अगर दो रखूँगा 2 8 10 हो जाएगा, यहाँ पे एक अंक बदलना पड़ जाएगा। तो हमें केवल ए 0 और 1 सोचना है। अगर मैं इसे 0 रख रहा हूँ, आप मुझे बताना, यदि मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ तो हमारे पास 4 3 कितना 7 और 0 और 8 है, 0 8 कितना होगा 8 ही हो जाएगा। बाकी ये सब अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो 13 8 7 हो रहा है, जो 11 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। तो हम 0 भी नहीं रखेंगे। यदि मैं 1 रख रहा हूँ तो आप बताओ 4 3 7, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बाकी 9 4 13। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो हो जाएगा 7 और 8 और 1 9 हो जा रहा है बी की जगह, बाकी ये 13। ये पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात हम समझ में आया कि ए की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया और बी जो निकल के आया वो कितना 8 और 1 कितना 8 और 1 कितना निकल का 9 आया, जो यहाँ पे रखा। तो 2 1 कम 2 प्लस 9 और 9 2 कितना 11। ये आपका क्या रहा 11 आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है चौथा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और तीसरे ब्रैकेट में टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 3/2, तीसरा 2, चौथा 0। तो आप मुझे ये बताओ साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ क्या कोसेक थीटा बराबर क्या ये मैं नहीं पलट सकता हूँ 1/ क्या साइन थीटा। जब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा भी बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा हो जाएगा, अर्थात ये यहाँ चला आएगा ये यहाँ चला आएगा। और बताइए आप कॉस थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ 1/कोस थीटा। इसके बाद टैन थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कास थीटा और कॉट थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ, ये पलट जाएगा कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जब पूछा जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और जब सेक थीटा पूछा जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, अर्थात सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर पूछा जाए तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अर्थात पलट जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ ये जो सेक थीटा है, अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू क्या रख दूं 1/कॉस थीटा, अर्थात यहाँ पे 1/ क्या कॉस थीटा और ये क्या है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर मैं क्या रख सकता हूँ 1/साइन थीटा, तो यहाँ पे 1/साइन थीटा और माइनस क्या साइन थीटा। और यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप मुझे बताओ अगर इसका मैं लस लूँ तो लस कितना होगा, लस होगा कॉस थीटा और ये 1 माइनस ये इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मैं इसका लस लूँ तो हो जाएगा क्या साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसका इससे गुणा हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। और ये आप ध्यान से बताइए कॉस थीटा साइन थीटा का लस क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इसका इससे गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसका इससे गुणा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप मुझे ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और अपान क्या कॉस थीटा गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या साइन थीटा गुणे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 और बटे क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 कास में से 1 कास थीटा कट गया और 2 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये ऊपर का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, 1। अर्थात हमारा आंसर क्या रहा, 1 रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, सेक थीटा को मैंने 1/cos थीटा लिख दिया, बाकी cos थीटा वैसे, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख दिया, बाकी sin थीटा वैसे, और tan थीटा को sin थीटा/cos थीटा, cot थीटा को cos थीटा/sin थीटा, और जब लस लेंगे तो cos थीटा ही रहेगा, 1 माइनस इसका इससे गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और लस कितना, sin थीटा, 1 माइनस इसका इससे गुणा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसका इससे गुणा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इसके इससे गुणा हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे ये कास थीटा वैसे ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, साइन थीटा वैसे है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से ये देखना, इसमें से कास 2 थीटा है, इसमें से एक कॉस थीटा एक कॉस थीटा से कट गया, और साइन थीटा 2 है तो एक साइन थीटा से कट गया, बचा क्या, साइन थीटा बचा। अर्थात यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया, तो बचा क्या, 1 बचा। यदि न समझ में आए तो मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां आप समझिए, ऊपर क्या था, ऊपर था साइन स्क्वायर थीटा और बटे क्या था, कॉस थीटा, और यहां पे गुणे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और गुणे 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप मुझे ये बताओ, ध्यान से मुझे बताना, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये 2 बार है, अर्थात साइन थीटा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार साइन थीटा है तो वही कह रहा हूँ, 2 में से एक साइन थीटा से कट गया। यदि ऐसे भी ना समझ में आए तो ये 2 थीटा है, तो ऐसे आप समझो, ये साइन कितना है, साइन थीटा 2 बार है और बटे क्या, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा 2 बार है और बटे क्या, साइन थीटा, और गुणे 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप मुझे बताइए, एक कॉस थीटा से कटा, एक साइन थीटा से कटा, बाकी ये जो साइन थीटा कॉस थीटा ये पूरा इससे कट गया, तो बचा क्या, 1। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो 2 बार था, 1 बार कटा, 2 बार था, 1 बार कटा, तो बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो बचा था इससे कट गया, तो बचा क्या, 1 बचा। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, ए की आय की 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो बी की आय होगी, पहला ऑप्शन क्या, 3600 रुपये, दूसरा ऑप्शन 3000 रुपये, तीसरा ऑप्शन 2400 रुपये, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, 1800 रुपये। तो आप मुझे बताइए, ए की आय का 10% अर्थात ए गुणे 10% अर्थात 10 बटे क्या, 100, और बी की जो आय का है वो कितना है, बी की आय का 15% अर्थात 15/100, और सी की आय का कितना है, 20% अर्थात 20 बटे क्या, 100। तो आप मुझे बताओ, ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। तो आप मुझे ये बताना, ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%, 100 से कट गया, तो या तो मैं ये भी कर सकता हूँ, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौका 20, अर्थात ए कितना हुआ, अर्थात ए गुणे 2 हुआ, और बराबर बी गुणे क्या हुआ, बी गुणे 3 हुआ, बराबर सी गुणे क्या हुआ, सी गुणे 4 हुआ। जब मुझे ए का हिस्सा निकालना है तो हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा कर देना है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, जब मुझे ए का हिस्सा निकालना है तो 3 चौका कितना, 12, और बी का जब हिस्सा निकालना है तो 2 चौका कितना, 8, और जब हमें सी का हिस्सा निकालना है तो 3 दूना कितना, 6। अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है, 2 6 12 और 2 चौका 8 और 2 तिया 6, अर्थात हमारा ए और बी और सी का जो हिस्सा आया,
ए और बी और सी का जो हिस्सा हमारा आया वो कितना आया, 6:4:3 आया। लेकिन सवाल में कह रहा है बी की आय क्या होगी, तो बी की आय, तो अर्थात जब बी की आय निकालने के लिए कहा जाए तो जब हम 4 को उठाएंगे तो हमेशा जब कभी भी अनुपात में, जैसे मेरे पास क्या हुआ 3:7, अगर हमें 3 लेना हुआ तो 3/7 और 3 कितना लिखेंगे 10, या अगर हमें 7 ही लेना हुआ तो 7 बट्टे क्या लिखेंगे 7×3 10। तो ऐसे ये बताओ अगर मुझे 4 लेना हुआ तो 4 बट्टे मैं क्या लिखूंगा 6×4 = 10, 3 13, और जो पूरी वैल्यू है वो कितनी है 7800 रुपये है। तो मैं क्या कहूँगा 13×6 = 78। तो अर्थात बी की जो आय आएगी वो कितना आएगी 6×4 = 24, और बाकी ये 2 शून्य। बी की जो आय रही वो कितना रही 2400। बी की जो आय रही 2400। या तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, या हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, ए की आय का कितना, ए की आय का 10% अर्थात 10/100, और बी की आय का कितना, बी की आय का 15% अर्थात 15/100, और सी की आय का कितना, सी की आय का 20% अर्थात 20/100। ये इससे कट गया तो ए गुणे कितना हुआ 10 बराबर बी गुणे कितना हुआ 15 बराबर सी गुणे कितना हुआ 20। तो आप मुझे बताना 10, 15, 20 का क्या लसागु क्या होगा, 10, 15, 20 का लसागु होगा 60। तो मैं सभी में 60 से सिंप्लीफाई कर दिया। तो आप मुझे बताओ 10 एकम 10, 10×6 60, 15 एकम 15, 15×4 60, 20 एकम 20, 20×3 60। तो हमारा जो ए का मान निकल के आया 1/6, बी का जो मान निकल के आया 1/4, और सी का जो मान निकल का है 1/3, अर्थात ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या आया, ए का मान 6 आया और बी का मान 4 आया और सी का मान क्या आया 3 आया। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी बराबर 4/6, 4 10 3 13, और गुणे कितना, गुणे हमारा है 7800। तो आप मुझे ये बताओ 13×6 = 78, तो 6×4 कितना 24, बाकी 2 शून्य, बी का हमारा वैल्यू क्या आया 2400। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला ये सवाल है 6ठा नंबर। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 13 सही 1/3 घंटे, दूसरा ऑप्शन दिया है 10 घंटे, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 घंटे और लास्ट वाला ऑप्शन दिया है 3 सही 1/3 घंटे। तो कह रहा है कोई 2 पाइप हैं और इसमें एक 8 घंटे में पानी भर सकता है। तो पहला क्या कर सकता है 8 घंटे में पानी भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये दोनों का जो लस होगा तो कितना होगा 40 होगा। अब 8 पंजे कितना 8 पंजे कितना 40 और 5 अट्ठू कितना 40। तो कह रहा है ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो इसलिए हम दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 40 बटे ये दोनों का अंतर कितना 3 और गुणे, और कह रहा है कि यदि टंकी 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो तो 3/4, तो 4 दहम्मा 40 और ये 3 से 3 कट गया तो बचा क्या 10 घंटे। ये 10 घंटे हमारा क्या रहा आंसर रहा। या हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, पहला क्या है एक 8 घंटे में भर सक रहा है तो 1/8, और दूसरा जो है 5 घंटे में इसे खाली कर दे रहा है तो 5 घंटे, और दोनों का जो अंतर, तो आप मुझे बताओ लस कितना 40, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 अट्ठू 40 और 8 पंजे 40, तो हमारा रहा कितना 3/40। लेकिन हमें क्या कर देना है इसे पलट देना है 40/3 और गुणे हमारा जो क्या कर रहा है, यदि टंकी 3/4 भाग पानी भरा हुआ हो तो 3/4, 3 से 3 कटा 4 दहम्मा 40, अर्थात हमारा क्या रहा 10 घंटे आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है 7वां नंबर। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है,
यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? पहला है 14 घंटा, दूसरा है 7 घंटे, तीसरा है 8 घंटे और लास्ट वाला है 16 घंटा। तो रेलगाड़ी क्या कर रही है, 22 घंटे में पहुंचती है, 22। और ये जो है उसकी जो सामान्य चाल है वो कितनी है, 7/11। तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, तो 7 दूना कितना, 14। और पहुँच कितने में रही है, 22 में पहुँच रही है। तो 22 में से 14 गए कितना, 22 में से 14 गए कितना, 8 घंटा। अर्थात ये हमारा 8वां सवाल है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी? पहला है 36 सेकंड, दूसरा है 30 सेकंड, तीसरा है 24 सेकंड और लास्ट वाला क्या है, 18 सेकंड। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 150 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है, और ये 500 मीटर लंबा क्या है, पुल है। जब कभी भी रेलगाड़ी कोई पुल को, कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है और बाकी पुल की जो लंबाई है वो क्या होती है, जुड़ती है। या रेलगाड़ी जब कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है और बाकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ये दोनों क्या होती है, जुड़ती है। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया है, 500 मीटर क्या दिया है, पुल दिया है। तो ये आपका दूरी दिया है 500 और 150, तो हो जाएगा कितना, 650। तो हमें पहले ये बताओ चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आप मुझे ये बताओ कि रेलगाड़ी की जो दूरी है वो कितनी है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर पुल को पार कर रही है। तो 150 और 500 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। और समय जो है कितना है, 30 सेकंड है। यदि मैं इसे सिंपलीफाई कर दूं तो हमारे पास कितना बचेगा, 65/3। ये क्या आया, चाल आया। सवाल में आगे कह रहा है 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, और 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कौन कर रहा है, यही तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार कर रही है। तो जब रेलगाड़ी क्या करेगी, पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की दूरी प्लेटफॉर्म की दूरी क्या होगी, ऐड होगी। तो 150 और 370 कितना हो जाएगा, 520, और बटे चाल कितना है, अभी आपने चाल निकाला 65 चाल आपका क्या है, 65/3। तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 520 गुणे 3 बटे क्या, 65। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 65 नीचे रहेगा। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 13×5 65 और 13×4 52, बाकी शून्य, 5×8 कितना 40 और 8×3 कितना 24। ये 24 सेकंड आपका क्या रहा, ये आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है, किस धन का पहले वर्ष के लिए 12/1/2%, दूसरे वर्ष के लिए 11/1/9%, तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है P = 7200 रुपये, A = 9900 रुपये। दूसरा ऑप्शन है P = 1600 रुपये, A = 9900 रुपये। तीसरा ऑप्शन है P = 2400 रुपये, A = 3800 रुपये है। और चौथा ऑप्शन है P = 5000 रुपये और A = 7500 रुपये। P अर्थात मूलधन प्रिंसिपल, A अर्थात अमाउंट मिश्र धन। तो आप मुझे ये बताओ किस धन का पहले वर्ष के लिए 12/1/2%। तो 12/1/2% जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8। यदि आप इसे न समझ पाओ तो मैं परसेंटेज का वीडियो बनाया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप उसे अवश्य देखें। और 11/1/9% का, 11/1/9% का मैं लिख सकता हूँ 1/9। और इसके बाद 10% को मैं लिख सकता हूँ, 10% को लिख सकता हूँ 1/10। तो आप मुझे ये बताओ, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। यदि हमारा प्रिंसिपल 8 रुपये है, एक साल का, एक साल का अमाउंट कितना हो जाएगा,
8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। यदि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 9 रुपये है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। यदि हमारा प्रिंसिपल 10 रुपये है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखना, 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, अर्थात प्रिंसिपल कितना 8 रहा और अमाउंट कितना रहा, 11 रहा। और ये जो दोनों का अंतर है वो क्या आता है, CI आता है। CI कितना आया, 3, अर्थात CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कितना दिया है, 2700 रुपये, अर्थात हम ये 2700 रुपये, अर्थात ध्यान से देखना 900 का गुणा जब इसमें किया है तो इसमें भी 900 का गुणा कर दूं तो हो जाएगा कितना, 11,99 रुपये। और इसमें भी जब मैं 9 का गुणा कर दूं 900 का तो 9 अट्ठू कितना, 7200 रुपये, अर्थात प्रिंसिपल कितना रहा, 7200 रुपये, अमाउंट कितना रहा, 9900 रुपये, अर्थात 7200 रुपये और 9900 रुपये, यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। प्रिंसिपल 7200 रुपये और अमाउंट कितना, 9900 रुपये, और बाकी सब गलत है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, 12 से ही 1/2% को मैं 1/8 लिख सकता हूँ, और 11 से ही 1/9% को 1/9 लिख सकता हूँ, 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो प्रिंसिपल अगर 8 रुपये है, 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ब्याज सहित जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। तो अगर हमारा 9 रुपये है प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 10 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 रुपये। 9 से 9 कटा, 10 से 10 कटा, 8 रुपये प्रिंसिपल हुआ और 11 रुपये क्या हुआ, अमाउंट हुआ। तो आप यहाँ ध्यान से देखना, ये दोनों का अंतर 3 रुपये CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट, और जबकि CI कितना दिया है, 2700 रुपये। तो 3 या 27 अर्थात 900 का जब इसमें गुणा हुआ तो 900 का इसमें भी गुणा होगा, 900 का इसमें भी गुणा होगा, तो 11 या 9900 रुपये और 8 या 7200 रुपये। तो प्रिंसिपल 7200 हुआ, अमाउंट कितना हुआ, 9900 रुपये, अर्थात प्रिंसिपल 7200, अमाउंट कितना, 9900 रुपये। हमारा 10वां सवाल ये है, किस धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 1500, तीसरा ऑप्शन है 3500 और चौथा ऑप्शन क्या है, 4000 है। तो आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो ये है 33.1/3%, तो ये जो हमारा 33.1/3% है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं 1 क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। और ये कितने वर्ष का है, ये केवल और केवल 1 वर्ष का है, ये केवल केवल 1 वर्ष का है। अब आप मुझे बताओ आधे वर्ष का कैसे निकालेंगे, तो 1/3 और यही आधे वर्ष का मतलब 1/2 का गुणा कर लेना, तो 1/6 वर्ष, अर्थात ये जो हमारा 1/6 होगा ये हमारा आधे वर्ष का निकल के आया, ये 1/6 आधे वर्ष का निकल के आया। तो आप मुझे ये बताओ P अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट, यदि हमारा प्रिंसिपल 1 वर्ष का 3 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 रुपये है प्रिंसिपल तो 1 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। यदि हमारा प्रिंसिपल 6 रुपये है तो आधे साल में कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। तो 6 और ये क्या, 7। तो आप मुझे ये बताओ 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, तो 3 तियाँ कितना 9 और 7 दूनी कितना 14। ये दोनों का जो अंतर होगा, ये जो दोनों का अंतर होगा 5, ये क्या निकल के आएगा, CI निकल के आएगा 5 रुपये। तो कह रहा है मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा, तो 4200 रुपया मिश्र धन, तो अर्थात ध्यान से देखना 300 का गुणा हुआ है, इसमें क्या हुआ है, 300 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी मैं अगर 300 का गुणा कर दूं तो हो जाएगा कितना, 1500। यदि इसमें भी 300 का गुणा कर दूं तो हो जाएगा 2700 रुपये। तो आप बताओ प्रिंसिपल क्या पूछा है, CI पूछा है अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 1500, चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा, 1500 रहा। हमारा अगला सवाल ये है, 2 संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। पहला 35/4, दूसरा 4/35, तीसरा 9/35 और लास्ट वाला NOT अर्थात नॉन ऑफ तीज। तो आप मुझे ये बताओ 2 संख्याओं का योग
अर्थात कोई दो संख्या है x प्लस वाई, इसका योग कितना है 36 है, अर्थात 36 है। और कह रहा है इनका महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 105, अर्थात लग स गुणे म स, तो हमें क्या कर देना है, ये गुणा कर देना है 3 गुणे 105, तो हो जाएगा 315। कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, यदि x है तो इसका व्युत्क्रम, ये जो इसके नीचे एक है जो दिखाई नहीं देता है, अगर व्युत्क्रम करना हो तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/x। जैसे मेरे पास y है, इसके नीचे एक है जो दिखाई नहीं देता, अगर इसको व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है तो 1/ मैं क्या लिखूंगा y, और ऐड करना है तो दोनों को जोड़ दूंगा। तो वैसे कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, अर्थात इसको उल्टा कर दें तो 1/x प्लस 1/y, और योग पूछ रहा है क्या होगा। तो आप मुझे बताओ इसका लसा कितना xy, और ये यहाँ आया और ये यहाँ, तो अर्थात मैं लिख सकता हूँ y प्लस एक्स। तो x प्लस वाई या y प्लस एक्स, अर्थात ऐसे आप ध्यान से देखो, 3 + 4 बराबर तब भी 7 होगा, और 4 + 3 बराबर तब भी 7 होगा। तो वैसे x प्लस वाई या y प्लस एक्स बराबर क्या है 36 है, और xy बराबर कितना है 315 है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या रहा 4/35 आंसर रहा। हमारा अगला ये सवाल है, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह के औसत खर्च क्रमशः ₹8400 मासिक, ₹10,080 मासिक तथा ₹10,608 मासिक है। अर्थात 3 माह में कितना है 8400 है, और 4 माह में 10,080 है, और 5 माह में कितना है 10,608 है, तथा वार्षिक बचत जो टोटल है तथा वार्षिक बचत रुपए कितना है 8,640 है। इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है। पहला है 10,650, दूसरा है 10,600, और तीसरा है कितना है 12,500 है, और लास्ट वाला क्या है 16,000 है। तो आप मुझे ये बताओ 3 माह का जो है 3 माह का 8400 है, इसके बाद अब 4 माह का क्या है, 4 माह का 10,080 है, इसके बाद अंतिम 5 माह का जो है वो कितना है, वो है 10,608 है, और आपकी जो वार्षिक बचत है वो कितना है 8,640। अब यहाँ पे हमें औसत निकालना है, तो औसत में क्या करेंगे 3 और 4 7, 7 5 कितना 12। तो आप मुझे ये बताओ ये आपका क्या रहा 3 चौकवा 12, 3 अट्ठू 24 और 1 25, प्लस 4 अट्ठू कितना 32, और बाकी 4 दहम्मा कितना 40, और यहाँ पे कितना रहा 5 अट्ठू कितना 40, और बाकी 5 छक कितना 30, बाकी 5 एकम 5, प्लस 8,640 और भागे पूरा कितना 12। जब मैं इसे ऐड करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0 होगा, और यहाँ पे 4 4 8, 8 2 10, और यहाँ पे कितना होगा 7, 7 3 10, 10 2 12, और यहाँ पे कितना होगा 9, 9 3 12, और 12, 12 5 17, और यहाँ पे कितना होगा 6, 6 4 10, 10 2 12, और भागे कितना 12, और जब 12 से हम काटेंगे तो 12 एक कम 12, और यहाँ पे 0, फिर 12 छंग 72, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा 10,600 आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है,
ए तथा बी की औसत मासिक आय रुपया 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय रुपया 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय रुपया 14,400 है। बी की मासिक आय कितनी है? पहला है 44,000, दूसरा है 15,200, तीसरा है 8,000 और चौथा है 88,000। कह रहा है ए तथा बी की औसत मासिक आय कितना है? 14,000 रुपये है। तो आप बताओ ए प्लस बी की जो औसत मासिक आय है वो कितना है? 14,000 है। तो 14, दो लोग हैं ए और बी, तो 14 दूना कितना हो जाएगा? 28,000। और बी और सी की जो औसत मासिक आय है, बी और सी की जो है कितनी है? वो 15,200। तो 15,600 गुणे जब हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 31,200। और ए और सी की जो औसत मासिक आय है, ए और सी की जो औसत मासिक आय है वो 14,400 है। 14,400 और जब गुणे हम 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 28,800। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। ए और बी की औसत मासिक आय, मैं 2 का क्यों गुणा किया हूँ? क्योंकि 2 लोग। और बी और सी का औसत मासिक आय 2 का क्यों? क्योंकि 2 और ए और सी में भी। तो 14 दूना कितना? 28,000। 15,600 गुणे 2 करोगे तो 31,200 और इसके बाद 14,400 गुणे 2 करोगे तो 28,800। तो इनका जो टोटल होगा, ए कितना है? 2A है और बी कितना है? 2B है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ A प्लस बी प्लस सी, 2 को मैं कॉमन ले लिया। ना समझ में आया तो यहाँ से ध्यान से देखो। ए कितना? 2A और बी कितना? 2B और सी कितना? 2C। इसमें से 2 कॉमन, तो A प्लस बी प्लस सी, और जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो आप मुझे ये बताओ, यदि मैं इनको ऐड करूँ तो हमारा कितना हो जाएगा? 0 0 8 2 10 और इसके बाद 9 1 10 8 18 और इसके बाद 3 3 6 2 8। ये कितना रहा? 2A प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है कितना है? 88,000 है। तो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44,000। 2 से डिवाइड करने के बाद A प्लस बी प्लस सी का मान क्या रहा? 44,000 रहा। लेकिन 44,000 रहा, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है बी की मासिक आय कितनी होगी। तो हमारे पास यदि ए प्लस बी प्लस सी है और इसमें से हमें केवल और केवल बी निकालना है, इसमें से केवल और केवल बी निकालना है, तो ऐसा क्या कर दूं कि बी बाहर निकल के आ जाए। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। यदि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी है, तो अगर मुझे ए को निकालना है तो मैं ऐसे क्या घटा दूं कि निकल के आ जाए ए। तो आप कहोगे बी प्लस सी घटा दो, आपका बी प्लस सी घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा? ए निकल के आ जाएगा। यदि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी हो, अब मैं कहूँ केवल बी को निकाल लिया जाए तो क्या घटा दिया जाए? तो आप कहोगे ए प्लस सी को घटा दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा? बी निकल के आ जाएगा। यदि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी हो, यदि मुझे सी निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहोगे? ए प्लस बी घटा लो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? सी को निकल के आ जाएगा। वैसे आप बताओ, यदि मुझे बी निकालना है तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा? ए प्लस सी घटाना पड़ेगा ताकि बी निकल के आ जाए। तो आप मुझे ये बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 44,000 है। और ए सी का मान अभी आपने निकाला, ए सी का मान कितना है? 14,400 है। सॉरी, ए सी का मान कितना है? 28,800 है, अभी आपने निकाला। तो आप जब इसे घटाओगे तो कितना होगा आंसर? 10 में से 8 गए, यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे कितना बचा? 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पे कितना बचा? 15,200। अर्थात हमारा जो बी की वैल्यू आई वो कितना आया? 15,200 रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। ए बी की जो वैल्यू है 14,000 है, 2 का गुणा किया तो 28,000 हो गया। बी सी की वैल्यू 15,600 है, 2 का गुणा किया तो 31,200 हो गया। ए सी की वैल्यू 14,400 है, 2 का गुणा किया तो 28,800 हो गया। यदि मैं इसे जोड़ा तो 2 कॉमन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 88,000। 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 44,000। यदि हमें क्या निकालना है? बी की मासिक आय निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी में यदि मुझे बी निकालना है तो ए सी घटा देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 44,000, ए सी का मान कितना? 28,800 घटा दिया तो हमारा आ गया क्या? 15,200 आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है,
1783 के पावर फैक्टोरियल 19 गुणे 1782 के पावर फैक्टोरियल 20 गुणे 1788 के पावर फैक्टोरियल 40 गुणे 1787 के पावर फैक्टोरियल 47 में इकाई अंक क्या होगा? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 3, चौथा है 9। तो आप मुझे ये बताओ, जितने भी फैक्टोरियल दिख रहे हैं ये सारे फैक्टोरियल यदि मैं 4 से भाग दूं तो सारे फैक्टोरियल क्या होंगे? शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा। यदि आप इस टाइप की वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम में पढ़ाया हूँ, आप उसे अवश्य देखें। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, यदि फैक्टोरियल 1 मैं कहूँ तो आप मुझे बताओ इसका मान क्या होता है? 1 गुणे 1 अर्थात 1। देखिए फैक्टोरियल ऐसे भी होता है, फैक्टोरियल ऐसे भी होता है, तो चाहे इससे पढ़ो फैक्टोरियल 1, चाहे ऐसे पढ़ो। यदि मैं फैक्टोरियल 1 कहूँ तो 1 गुणे 1, यदि मैं फैक्टोरियल 2 कहूँ तो 2 गुणे 1, 2 1 कम 2। यदि मैं फैक्टोरियल 3 कहूँ तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 कम 6। यदि मैं फैक्टोरियल 4 कहूँ तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूना 24 1 कम 24। यदि मैं फैक्टोरियल 5 कहूँ तो 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120 1 कम 120। अर्थात ध्यान से आप देखिएगा, इधर से जितने भी वैल्यू होंगे यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल सारे क्या आएंगे? शून्य आएंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, फैक्टोरियल 4 से जितने भी भाग दिए जाएं शेषफल क्या आएंगे? शून्य आएंगे। तो यहाँ पे सारे वैल्यू के जो शेषफल आएंगे वो क्या आएंगे? शून्य आएंगे। यदि शेषफल शून्य होता है तो सारे के घाते अर्थात इनके पावर 4 लगाएंगे, इनके पावर 4 लगाएंगे, इनके पावर 4 लगाएंगे, इनके पावर 4 लगाएंगे। तो मुझे इकाई अंक चाहिए तो 3 के पावर में क्या लगाऊंगा? 4 लगाऊंगा, गुणे इकाई अंक चाहिए तो 2 के पावर क्या? 4। इकाई अंक चाहिए तो 8 की पावर कितना? 4। और इकाई अंक चाहिए तो 7 का पावर कितना? 4। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो हमारा फैक्टोरियल, ये हमारा जो फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 40, फैक्टोरियल 47 है, इन सभी को यदि हम फैक्टोरियल 4 से जितने भी मान होते हैं सब क्या होते हैं? 4 से भाग देने के बाद सब शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा। तो आप मुझे ये बताओ, फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 40 और फैक्टोरियल जो 27 है, ये सब क्या होगा? शेषफल यदि शून्य हो गया तो इकाई अंक चाहिए। इकाई अंक क्या रहा? इकाई अंक 3 रहा, तो 3 के पावर 4। यदि हमारा शेषफल शून्य आता है तो हम पावर 4 लगाते हैं। यहाँ पे 2 के पावर 4 और 8 के पावर 4 और 7 के पावर क्या? 4। तो आप मुझे ये बताओ, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और यहाँ पे 8 को जब 4 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा 4096, और इसके बाद 7 को 4 बार पढ़ोगे तो हमारा हो जाएगा 2701। तो आप मुझे ये बताओ, 7 को जब 4 बार पढ़ोगे तो 2401। तो आप मुझे ये बताओ, हमें इकाई अंक किसमें चाहिए? यदि हमें इकाई अंक चाहिए तो यहाँ पे मुझे बताओ, 1 छक्के कितना रहा? 6 रहा, और 6 एक कम कितना रहा? 6 रहा, और 6 छवा के कितना? 36, और 36 का क्या रहा? 6 रहा। हमारा अगला सवाल है 625 गुणे 24 गुणे 32 गुणे 121 गुणे 6561 गुणे 1001 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे? पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 6 और लास्ट क्या है? नॉन ऑफ दीज। तो आप मुझे ये बताओ, यदि हमें गुणनफल के अंत में कुल शून्यों की संख्या पूछा जाए तो आप ये बताइए, गुणनफल के अंत में शून्य कब होंगे? जैसे मेरे पास क्या हुआ, हमेशा 2 और 5 मिलके क्या बनता है? एक शून्य बनता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक सम संख्या और एक क्या बनता है? 5 से एक सम संख्या और एक 5 से हमेशा क्या बनता है? एक शून्य बनता है। अर्थात 2 और 5 से क्या बनता है? एक शून्य बनता है। तो पूरे सवाल में हमें क्या देखना है? 2 और 5 देखना है। पूरे सवाल में क्या देखना है? 2 और 5 देखना है। जो कम बार होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास आप मुझे ये बताइए, 1 अगर गुणे 5 करेंगे क्या शून्य होगा? नहीं होगा। यदि 2 गुणे 5 करेंगे तो शून्य होगा? हाँ होगा, 1 शून्य हो रहा है। 3 गुणे 5 करने पे 1 भी शून्य नहीं होगा। तो कहना ये चाह रहा हूँ, लेकिन 4 गुणे 5 करने पे 1 शून्य हो रहा
है। तो कहना ये चाह रहा हूँ 2 और 5 मिलके क्या बनता है, 1 शून्य प्राप्त होता है। तो आप मुझे बताओ क्या 121 में 2 और 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 6561 में 2 5 नहीं मिलेगा। 1001 में भी 2 5 नहीं मिलेगा। इसमें अर्थात 5 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है। 625 में जब हम देखेंगे तो 5 पच्चे 25, पंजे 125, पंजे 625। और 24 को जब हम देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। और हम 32 में देखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। और इसमें तो हमें केवल और केवल 2 और 5 की ज़रूरत है। तो 5 कितनी बार है? 5 4 बार है। और 2 कितनी बार है? 3 3 6 2 8 बार है। 2 8 बार है। मैं क्या कहा? मैंने ये कह रहा हूँ कि जो कम बार होगा वही उत्तर होगा। अर्थात कम बार कौन है? ये 5 कितनी बार है? 4 बार है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 4। अर्थात गुणनफल के अंत में कुल 4 शून्य प्राप्त होंगे। 3 का गुणनखंड 1001 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 24। तो क्या कह रहा है? 4 क्रमागत अभाज्य संख्या। नहीं पता कि वो अभाज्य संख्याएं क्या है, तो माना कि 4 अभाज्य जो संख्याएं हैं क्रमागत, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या नहीं पता, लेकिन पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा क्या है? डी है। कह रहा है कि जिनमें से प्रथम 3 का गुणनखंड 385 है। अर्थात प्रथम 3 का गुणनखंड अर्थात ए गुणे बी गुणे सी। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ प्रथम 3 इसका अर्थात प्रथम 3 का जो गुणनखंड है वो कितना है? 385 है। तो 385 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 7 गुणे 11। अर्थात 7 पच्चे 35, 35 ग्राम में कितना होगा? 385। आगे सवाल ये कह रहा है अंतिम 3 का गुणनखंड। तो आप मुझे ये बताओ अंतिम 3 का गुणनखंड क्या होगा? बी सी डी। और बी सी डी अर्थात अंतिम 3 का गुणनखंड जो दिया है वो कितना दिया है? 1001। तो 1001 का जो गुणनखंड होगा 7 गुणे 11 गुणे 13। अर्थात हमारा क्या होगा? 7 11 में 77 और 77 गुणे 13 कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल। तो आप मुझे ये बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13 है। और इनको योगफल कह रहा है, तो 5 + 13 बराबर क्या हो जाएगा? 18। और ये हमारा क्या रहा? आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी वर्ग है। गोले का आयतन कितना होगा? पहला है 1437 से ही 1/3 सेमी, और दूसरा हमारा है 1225 से ही 3/5 सेमी, और तीसरा है 2100 सेमी, और लास्ट वाला क्या है? 2500 सेमी। तो क्या कह रहा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप मुझे ये बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना दिया है? 616। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4πr² और बराबर कितना? 616। तो 4 का मान कितना? 22/7। पाई का मान कितना? 22/7। r² बराबर कितना? 616। तो आप मुझे ये बताओ यदि मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 11 दूना 22, 11 पचे 55। तो यहाँ पे कितना बचा? 6, 11 छक्का 66। तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 4 × 4, 4 चौका 16। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 सत्तू 14। अर्थात r² बराबर ये 7 का इधर से गुणा हो गया, 7 सत्ते कितना? 49। तो आप मुझे बताओ r बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है गोले का आयतन बता दो। गोले का आयतन। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है गोले का आयतन बता दो। तो आप मुझे बताओ गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का मान क्या? 22/7। और r का मान अभी निकाले हो क्या? 7। तो 7 को 3 बार गुणा कर दो, तो
आप यहाँ ध्यान से देखो, 7 से 7 कट गया तो हमारा आंसर क्या रहा, हमारा आंसर ये रहा 7 सत्ते 49 गुणे 22 गुणे 4, तो हमारा रहा 43 12 और बट्टे कितना 3। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौकुआ 12, 3 एकम 3, 3 चौकुआ 12, 3 तिया कितना 9, 3 सत्तू 21, अर्थात हमारा क्या आंसर रहा 1437 सही 1/3, 1437 सही 1/3 आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति मास चावल की औसत खपत 10.8 किग्रा है, जबकि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 किग्रा तथा नाबालिगों के लिए यह प्रति व्यक्ति 6 किग्रा है। परिवार में नाबालिगों की संख्या होगी, पहला 8, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 9। तो 8 प्रौढ़ के कुछ नाबालिग में परिवार प्रति व्यक्ति मास खपत पूरा टोटल कितना है 10.8 है, और प्रौढ़ के लिए 15 है और नाबालिगों के लिए 6 है। तो प्रौढ़ के लिए कितना है 15 है और नाबालिगों के लिए 6 है, और पूरा टोटल कितना है 10.8 है। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं 10.8 में से 6 घटा दूं तो बचेगा कितना 4.8। यदि मैं 15 में से 10.8 घटा दूं तो बचेगा कितना 4.2। तो आप मुझे ये बताओ, हमारा जो ये प्रौढ़ का था और ये किसका था नाबालिगों का, तो हमारा कितना रहा 4.8 अनुपाते 4.2। ये दशमलव से दशमलव हट गया तो 6 48, 6 सत्ते 42, अर्थात हमारा क्या रहा 8 अनुपाते 7। ये किसका रहा प्रौढ़ का रहा और ये किसका रहा नाबालिग का रहा, ये प्रौढ़ का रहा ये नाबालिग का रहा। तो परिवार में नाबालिगों की संख्या पूछ रहा है, तो नाबालिग की कितनी है 7 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 होगा। हमारा अगला सवाल ये रहा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:10 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 84 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है, पहला 140, दूसरा 80, तीसरा 100, चौथा 70। तो एक थैले में कितना है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे, तो जो हमारा 50 पैसा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, और जो हमारा क्या है जो हमारा 25 पैसा है इसकी मैं लिख सकता हूँ 1/4। कैसे, क्योंकि पैसा है, अब हम रुपए में बदलेंगे तो 100, 50 एकम 50, 50 दूना 100 जो यहाँ लिखा हूँ, और जब हम पैसा है रुपए में बदलेंगे 100 तो 25 एकम 25 चौका 100 यहाँ पे लिखा हूँ, और 1 रुपया तो 1 ही रुपये रहेगा। तो हमारा क्या है 2:3 कितना है 10 है। पहले में कितना है 1 रुपया है, दूसरे में 1/2 रुपये है, और तीसरे में 1/4। तो आप मुझे बताओ, ये 2 दूना 4, 2 पंजे 10, अर्थात हमारा 2 एकम कितना रहा 2 अनुपाते 3 एकम 3/2 अनुपाते 5 एकम 5/2। और इसका लस क्या रहा, तो आप मुझे बताओ लस कितना रहा 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 अनुपाते 3 अनुपाते कितना 5, और ये हमसे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा क्या रहा 4:3:5। तो 25 पैसे का पूछा है, 25 पैसे की पूछा है, तो 25 पैसे मतलब 5 यहाँ पे, तो 5 बटे अनुपात जब हम 1 लेते हैं तो सब जोड़ते हैं 5 4 9 3 कितना 12, और हमारा जो दिया है वो कितना दिया है 84 रुपया दिया है, 25 पैसे लिए हैं तो 4, तो 12 7 कितना 84। तो हमारा कितना हो गया 7 × 5 = 35, और 35 गुणे हमारा क्या रहा 4 रहा, तो हमारा कितना हो गया 4 × 12, 5 चौका 20, अर्थात 140। 140 हमारा क्या रहा आंसर रहा, 140 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/132। पहला ऑप्शन क्या है 1/8, दूसरा है 1/6, तीसरा है 1/7, चौथा है 1/10।
तो यहाँ ध्यान से देखिए, 1/20 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पंजे 20, और ये जो है 1/30 है, मैं इसे लिख सकता हूँ 5 छक्के 30, और ये जो है 1/42 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 सत्ते 42, और ये जो है 1/56 तो इसको लिख सकता हूँ 7 अट्ठो 56, और ये जो है 1/72 मैं इसे लिख सकता हूँ 8 निया 72, और ये जो है मैं इसे लिख सकता हूँ 9 दहम्मा 90, और इसे मैं लिख सकता हूँ 10 ग्राम में 110, और इसे लिख सकता हूँ 11 ग्राम में 132। अब ध्यान से ये देखिए, ये जो है मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5। यदि मैं इसे सॉल्व करूँगा तो यही आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1/4 माइनस 1/5 लस कितना हुआ 20, और 20 जब यहाँ गया तो हो गया 4 पंजे 20, और माइनस 20 यहाँ गया तो 5 चौक हुआ 20, 4 एक कम 4, तो 5 में से 4 गए 1/20, अर्थात 1/5 चौक 20 यहाँ पे है जो मैं यहाँ लिखा हूँ, अर्थात इसको मैं 1/20 लिख सकता हूँ। तो आप मुझे ये बताओ, इसको भी तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। और आप ध्यान से देखो, माइनस प्लस से, माइनस का प्लस से, फिर यहाँ का माइनस, यहाँ प्लस से, माइनस का प्लस से कट गया, तो बचा क्या 1/4, और यहाँ पे माइनस क्या बटा 1/12। तो इसका जब लस हम निकालेंगे तो कितना होगा 12 होगा। 12 यहाँ गुणा करो, 12 यहाँ गुणा करो, तो यहाँ 1 बचा, 4 तियाँ 12, तो 3 एक कम कितना 3, माइनस 1 एक कम 1, और 3 में से 1 गए 2, और बट्टी कितना 12, तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12। हमारा क्या आंसर रहा 1/6। यदि ऐसे ना लगाया जाए तो आप मुझे ये बताओ, इसे शॉर्टकट में कैसे लगाया जाए। ध्यान से देखना, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 5, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे 6, और इसे क्या लिख सकता हूँ 10 गुणे 11, और इसे क्या लिख सकता हूँ 11 गुणे 12। हमें क्या करना है, 1/फर्स्ट ले लेना है और 1/लास्ट ले लेना है, और घटा देना है। 1/फर्स्ट कितना है 1/4, और घटा देना है कितना 1/लास्ट से। तो दोनों का लसा कितना 12, तो हो जाएगा 4 तियाँ 12, 12 एक कम 12, और 3 में से 1 गए कितना 2, और बटे क्या 12, तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12। ये हमारा क्या रहा, ऑप्शन रहा।